हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने मौर्य काल कंप्लीट कराया था। अब हम आ जाते हैं मौर्योत्तर काल पर। देखिए, रुद्रदामन 130 से 150 का 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार नामक पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का ये अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का ये अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में से सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। ठीक है, आगे देखिए। कुजुल कंड फिशेस प्रथम शताब्दी ईस्वी ने भारत में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ये जैसे कि ये जो स्टार लगा होता है तो यहाँ से कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है। ठीक है, अब जैसे कि उनकी जो रुद्रदामन थे उनकी बात यहाँ तक खत्म। अब आगे एक और पॉइंट, ठीक है, दूसरे लोगों की। तो कुजुल कंड फिशेस प्रथम शताब्दी ईस्वी ने भारत में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, केवल और केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे इसने, कुजुल कंड फिशेस ने। ठीक है, उसके सिक्कों पर धर्मतीदस तथा धर्मतीर्थ धर्म में स्थित, ठीक है, इसका अर्थ होता उत्कीर्ण कराया गया था। सर्वप्रथम भीम कनफ्यूशियस के काल में ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई। भीम कनफ्यूशियस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। भीम कनफ्यूशियस अलग है और कुजुल कनफ्यूशियस अलग है। कुजुल ने सिर्फ और सिर्फ तांबे के चलाए थे और भीम कनफ्यूशियस ने क्या करा, स्वर्ण एवं तांबे सिक्के दोनों चलाए। ठीक है, शिव, त्रिशूल तथा नंदी की आकृति इसके सिक्कों पर मिलती थी। किसके पर? भीम कनफ्यूशियस में। इसने महेश्वर नामक उपाधि भी धारण की थी। उत्तर पश्चिम भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक, हिंद, यमन राजाओं ने कराया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों का व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया उन्होंने। ठीक है, तो कुषाण शासकों में भीम कनफ्यूशियस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का अंकन मिलता है। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का अंकन मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे। योदेयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब से राजस्थान के बीच था। जो योद्धे थे, इनका जो प्रमाण है वो पुराण से भी मिलता है, अष्टाध्यायी से भी मिलता है, बृहत संहिता से भी मिलता है। और इनका जो साम्राज्य, जो विस्तार था, वो दक्षिण पूर्वी पंजाब से राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। ठीक है, तो कार्तिकेय का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? योद्धाओं के। ठीक है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित किए थे। कनिष्क के रवतक अभिलेख में 4 शहरों के नाम का उल्लेख मिलता है। पहला है साकेत, दूसरा है कौशाम्बी, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है श्री चंपा। वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जो विश्वव्यापी है। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्रारंभ 57 ईसा पूर्व तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्रारंभ, मतलब 78 1 मिनट यहाँ पर 78 प्राप्त होता है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी हैं, इसको कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। जो अश्वघोष थे वो कनिष्क के राजकवि थे। शोधरानंद बुद्ध चरितम तथा सारिपुत्र प्रकरण उनकी प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है, तो वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। जो वसुमित्र थे वो भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संहिता की अध्यक्षता भी की थी। अश्वघोष
नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक, ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। ठीक है, तो जो कौन कौन से अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व, चरक, ये सभी कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। पंतजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे तथा उन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया था जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। इस वंश का महान शासक कनिष्क था, जिसकी सीमा उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पश्चिम में उत्तर अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथीन सी के विवरणों और आइकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था। पहला था गांधार शैली, दूसरा था मथुरा शैली। ठीक है, तो भारतीय और यूनानी आकृति के सम्मिश्रण शैली क्या कहलाती है? गांधार शैली कहलाती है। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली क्या कहलाती है? गांधार शैली कहलाती है। इस कला शैली के प्रमुख शासक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीक को रोमन भी कहा जाता है। गांधार कला में सदैव हरित, स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मोती बनाने के लिए किया जाता है। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। कुषाण काल प्रथम शती में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। भारत में आक्रमणों में कालों का सही कालक्रम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले यूनानी 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान। ठीक है, उसके बाद शक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, उसके बाद कुषाण पहली शताब्दी में। ठीक है, तो सबसे पहले यूनानी 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान, शक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, फिर उसके बाद कुषाण पहली शताब्दी, ऐसे आए। नेक्स्ट इधर देखेंगे, ईरानी शासक डेरियस प्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। मेनांडर तथा उसके पुत्र स्टेटो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिले हैं। मेनांडर तथा उसके पुत्र स्टेटो के जो सिक्के हैं वो मथुरा से मिले। स्टेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इनका नाम ही स्टेटो है। ठीक है, तो सिक्के इन्होंने शीशे के जारी किए। इस हिंद यमन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक चला था। 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर के शुंग राजवंश की स्थापना की। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्ष तक शासन किया। महर्षि पतंजलि ने शुंग शासकों को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। अयोध्या के लेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। शुंग वंश का 9वां शासक भागवत अथवा भागभद्र था। इसके शासनकाल में तक्षशिला के यमन नरेश एटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा राजदरबार में उपस्थित हुआ था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा वेशनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की थी। इधर एक बार फिर से देखेंगे, हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा वेशनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की। शुंग वंश का अंतिम राजा देवहूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व एवं कण्वायन
कड़वा या नाम से जाना जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। ठीक है, आए तो बहुत सारे, लेकिन सबसे जो फिर उसके बाद सातवाहन थे। ठीक है, मतलब प्रभावशाली। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिद्धुक या शिमुक या सिप्रक दिया गया है, जिसने कड़व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची प्राप्त होती है। इसमें आंध्र सातवाहन राजाओं की कुल संख्या 30 बताई है, जबकि वायु पुराण में इनकी संख्या 17 दर्शाई गई है। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैटर्न में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रभृत या आंध्र जातीय कहा गया। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। इसके शासन के बारे में हमें नागनिका के नाना घाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण्य 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को उसकी माँ गौतमी वलसरी के नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण, एक ब्राह्मण आगमनीय वेदों का आश्रय दाता तथा खतीयत परमान मर्दन अर्थात क्षत्रियों के दर्प का मर्दन करने वाला कहा गया है। ठीक है, वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी को दक्षिणापथेश्वर कहा गया। 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र उसके सिक्कों पर बना हुआ। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। ठीक है, कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा या ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राजभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्ष तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्य चोल, चेर, पांड्यों को पराजित किया था। पांड्य शासक से उसने घरे से हल चलवाया था। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली है। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण शोधन के लिए उत्तरदायी था। ये हो गया हमारा कंप्लीट चैप्टर मौर्योत्तर का। अब आ जाते प्रश्न कोश पर। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो मैंने बता ही दिया था, ए ऑप्शन स्टेट और सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट नहीं होगा, सेकेंड। देखो, स्टेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ये हिंद यवन शासक का शासन लगभग 25 ईसा पूर्व से 10वीं ईस्वी ऐसा लिखा, फिर ईसा पूर्व 25 ईसा पूर्व, फिर 10 ईस्वी तक चला था। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर सकृषण एवं वासुदेव दोनों अंकित थे? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अगाथोक्लेजिस हो जाएगा। तो इनके बारे में जानेंगे। अफगानिस्तान के एक खानम से अगाथोक्लेजिस के सिक्के प्राप्त हुए, जिन पर वासुदेव कृष्ण और कृष्ण का चित्र उत्कीर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? बिल्कुल, मतलब ये जो चारों हैं, इनमें से कोई एक का समकालीन नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन, मिलिंद नहीं है। बाकी बिंबिसार, गौतम बुद्ध, ये प्रसेनजीत, ये तीनों ही समकालीन माने गए। ठीक है, तो एक बार देखेंगे। बिंबिसार 544 से 452 ईसा पूर्व। ठीक है, मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। वह हर्यक कुल से संबंधित था। प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का राजा था। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध 563 से 483 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया था उन्होंने। मेनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता, उत्तर पश्चिम भारत में इंडो ग्रीक राजा था। इस प्रकार बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत तीनों समकालीन थे, लेकिन मिलिंद इनका समकालीन नहीं था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है?
पहला है काठियावाड़ के रुद्रदमन के, अशोक का राजेंद्र प्रथम, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। काव्य शैली का जो प्राचीनतम जो नमूना है वो किस अभिलेख में मिलेगा? काठियावाड़ के रुद्रदामन वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इसको व्याख्या देखेंगे इसकी। रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार नामक पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कृष्ट संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ भीतरी, ए ऑप्शन जूनागढ़, बी ऑप्शन भीतरी और सी ऑप्शन देखेंगे नासिक और डी ऑप्शन साक्षी। तो मैंने पहला कौन सा बताया था? जूनागढ़ वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको एक बार देख लेते हैं व्याख्या को। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का अभिलेख प्राप्त हुआ है। जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों पर सुंदर प्रकाश डाला गया। मतलब रुद्रदामन थे पहले, फिर उसमें अशोक भी आ गए, ठीक है, उसके बाद स्कंदगुप्त भी आ गया। ठीक है, तो 3 लोग आ गए, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन रुद्रदामन प्रथम। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी? तो किसने करवाई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन रुद्रदामन प्रथम ने 130 से 150 का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ। से ब्राह्मी लिपि में उत्कृष्ट संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक का संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। काद्रमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? तो क्या चीज़ है ये? ताम्र। ठीक है, काद्रमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? तो ताम्र। ठीक है, ताम्र। देखिए, काद्रमक वंशीय शासकों की मुद्राओं को 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन रजत मुद्राओं को रखा जाता है जो चेहरात वंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत पोटी निर्मित सिक्कों को रखा जाता है। काद्रमक शासक चस्टन ने रजत एवं ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाई। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सूची 1 को फिर से सूची 2 में सम्मिलित करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरफ है डेमेटियस, रुद्रदामन, गुड़ा फर्निस, बिम। तो एक तरफ है पहलव, कुषाण, हिंद, यूनानी, शक। ठीक है, शक लिखा है यहाँ पर, शक। तो इनका मैच करना पड़ेगा। तो ये रुद्रदामन और इधर तो मैच करनी पड़ेंगे यहाँ पर। तो देख लेते, इधर ही देख लेते व्याख्या। तो जो ड्रेमेटियस है वो हिंद यूनानी है, और जो रुद्रदामन थे वो शक थे, पौंडोफर्निस एक पहलव थे, और भीम कैसे थे? कुषाण थे। कुषाण थे। ठीक है, और भीम ने ही सोने के सिक्के चलवाए थे पहली बार, ताम्र और सोने के। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रमान है? क्या ए ऑप्शन, क्या बी ऑप्शन, क्या सी ऑप्शन, क्या डी ऑप्शन? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पहले यूनानी, फिर उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालक्रम क्या है? यूनानी, शक और फिर कुषाण। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था इंडो ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कुषाणों ने। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंद यमन राजाओं ने कराया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित कराने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित कराया था। ठीक है, सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे? तो कुषाणों ने। ठीक है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बी ऑप्शन, कनिष्क के सिक्कों पर, बी ऑप्शन, कनिष्क। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? सोने के सिक्के तो मैंने बताया भीम, कड़फिसेस।
एक मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? नियमित उपयोग के लिए तो कौन है? ए ऑप्शन भीम कनफ्यूशियस। इसकी व्याख्या देखेंगे। कुषाण वंशीय शासक भीम कनफ्यूशियस, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, ठीक है। तो कनिष्क प्रथम के जो पिता हैं वो भीम कनफ्यूशियस थे, और जो भीम कनफ्यूशियस थे उन्होंने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलवाए। भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, जबकि कुजल कनफ्यूशियस ने तांबे के सिक्के चलवाए थे। तो भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए जो कनिष्क थे, इनके पिता भीम कनफ्यूशियस। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का चयन किया था? तो यहाँ पर भीम कनफ्यूशियस, सी ऑप्शन। ये देखेंगे, योदय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? योदय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय का, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्तिकेय। योदयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी, बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब से राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रथम अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रथम अभिलेख की तिथि क्या है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 81 ईसा पूर्व, 81 ईस्वी। देखिए, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है, ठीक है। यह प्रथमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी सन के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो कब हुआ था? डी ऑप्शन 78 AD। देखिए, कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है, ठीक है। इस समस्या का विचार करने के लिए वर्ष 1913 तथा वर्ष 1960 में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किए गए। द्वितीय सम्मेलन आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में बनी। इसी समय से शक संवत का प्रारंभ हुआ। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? बी ऑप्शन 78 ईस्वी, ठीक है। और यही क्या कर दिया, कनिष्क का राज्याभिषेक माना जाता है, यही तिथि। इसको देख लेंगे। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलवाया। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 से 57 बराबर 78 आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है, ठीक है। तो विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? तो कितना अंतर वर्षों में है? 135 वर्ष, 135 वर्ष।